गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने चैप्टर को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक इसका है, या कह लो कि चैप्टर का एक तरह से आधा पार्ट। चैप्टर का नाम क्या था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके थे, आज हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि हम जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर पेंसिल है, पेंसिल को अगर आप एक पानी से भरे हुए गिलास में रखते हो, और अगर पेंसिल का ऐसा है कि आधा पोर्शन तो पानी के अंदर है और आधा पोर्शन पानी के बाहर है, तो आपको पेंसिल जो है थोड़ी मुड़ी हुई टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखते हो कि कभी बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, तो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो बेस है बाल्टी का वो भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या जैसे ऊपर जो तारे हैं वो टिमटिमाते चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्यों होता है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये कैसे होती हैं, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक इंटरफेस है, किसका? दो अलग अलग मीडियम का, वाटर और एयर। ठीक है, वाटर और एयर। ये देखो, ये इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब वो ऐसी लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। देखो, इस लाइन के बाद इस तरफ क्या है? वाटर है, और उस लाइन के ऊपर क्या है? एयर। तो इसको बोलेंगे इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस। तो ये वाटर और एयर का क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, तो अब अगर मान लो जैसे हम लाइट को रिफ्लेक्शन में कैसे एक रे की तरह, रे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर मान लो यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन होता था तो क्या होता था कि वो सरफेस को टकरा कर वापस उसी मीडियम में चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? जो लाइट है ना, एक्चुअली में इस सरफेस के अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है ना कि जो लाइट है वाटर से तो पास हो ही जाती है, वाटर से पास हो जाती है। तो लेकिन क्या होगा कि जैसे ये पहले जैसे सीधी जा रही थी तो क्या ऐसे ही जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसकी छोटी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे मुड़ जाती है, यानी कि जो इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, जो कि ये होती है अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो ये अपनी डायरेक्शन से थोड़ी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी फिनोमेना को ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर आपने इसको इसी तरफ ही बेंड क्यों करा, इस तरफ क्यों नहीं बेंड करा? इसका हम आंसर अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन light goes from one medium to another, its direction changes। इसी को ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। it is known as refraction of light। ठीक है, तो what is reflection of light? When light goes from one medium to another medium, its direction changes। This is called reflection of light। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो मैंने मीडियम बनाए हैं, एक मीडियम है इसको एयर बोल रहा हूँ और एक ये वाटर बोल रहा हूँ, क्या इन दोनों मीडियम में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? मतलब काफ़ी आपको पता है, अंतर तो है ही काफ़ी। तो इन मीडियम को ना, इनका एक एयर और वाटर तो है ही, इनको हम अलग से इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम रेयरर मीडियम। और ये जो वाटर है इसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। और ये रेयरर और डेंसर मीडियम है क्या? देखो, ऐसा मीडियम जिसके जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो कंपैरेटिवली। ठीक है, जैसे एयर है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा दूर होता है, जबकि जो उसके कंपैरेटिवली, जैसे एयर के, मान लो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मान लो मैं एयर के मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स, मान लो ये एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर है। जबकि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो क्या होंगे? वो कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली क्या होंगे? देखो यहाँ पर ये काफ़ी क्लोज है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में कह सकता हूँ। तो ऐसे तो रेयर और डेंसर क्या हो गया कि अगर ऐसा मीडियम है जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं थोड़े दूर है,
तो उसको हम रेयर मीडियम कहेंगे। और डेंसर मीडियम क्या है, जो जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, पास पास हो, ठीक है ना। और ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब कि अगर ये दो मीडियम की बात हो रही है, एयर और वाटर, तो इसमें ये रेयर हुआ, ये डेंसर हुआ, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन करके ही रेयर और डेंसर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और मीडियम ले लेता हूँ, लेट से गिलास ले लेता हूँ, गिलास शीशा है ना, तो उसके तो मॉलिक्यूल्स और भी पास होंगे ना, इससे भी पास होंगे। तो अगर मेरे पास अगर दो ही मीडियम होंगे, अगर मान लो एक मीडियम गिलास है और एक मीडियम वाटर है, तो इन दोनों मीडियम में कौन सा रेयर हो जाएगा? अब इन दोनों मीडियम में ये तो रेयर मीडियम हो जाएगा और ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेयर और डेंसर मीडियम समझ में आ गया ना। रेयर मीडियम क्या होता है? जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो डेंसर मीडियम होता है उसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली थोड़े क्लोज होते हैं एक दूसरे को, तो इसको रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कहते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताया मैंने, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, अपने पाथ से वो विचलित हो जाती है, ठीक है। जो उसका ओरिजिनल पाथ था उसको छोड़ के उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसी को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको आप एक बार नोट करिए, फिर हम इसको ही दोबारा से उठा के इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब दोबारा से थोड़ा देखते हैं हम जरा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो भी मैंने बनाया था, कैसे बनाया था। मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस लिया था, एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है, और यहाँ पर ये रे ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये जो भी सरफेस है यहाँ पर, ये मान लो एयर है और ये वाटर है, एयर है और वाटर है, तो यहाँ पर इसमें इस सरफेस का क्या कर देता हूँ, इसका नॉर्मल डाल देता हूँ। नॉर्मल ही है ना, वही इस पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए है ना, ये यहाँ पर मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो रे है ये नॉर्मल बना दी मैंने। ये रे कैसे बनाई थी मैंने, ये कुछ ऐसे चली गई थी, ठीक है, ऐसे चली गई थी। और अगर ये कुछ नहीं होता तो ये कुछ कैसे चली जाती, ऐसे चली जाती, ठीक है। तो देखो इसमें भी पहले याद है रिफ्लेक्शन में हमने बोला था कि जो ये रे आ रही होती थी उसको क्या बोलते थे हम, इंसिडेंट रे। तो अभी भी ये जो रे है इसको तो हम इंसिडेंट रे ही बोलेंगे। ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये रे जो टकरा के वापस चली आती थी तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, तो इसका अलग से क्या नाम हो जाएगा, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे। ये जो हो गई वो क्या बोल दिया हमने, रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे ही जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो जैसे उसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते थे, इसमें क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये जो रे अभी मैं पूछ रहा था ना, अभी मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा कि इसी तरफ क्यों बेंड हुई है, तो ये याद रखना अपने को कि जब भी रे किससे, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। देखो ऊपर एयर रेयरर मीडियम है, एयर जो है ये क्या है, रेयरर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि व्हेन, ये याद रखना अपने को, व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। एंड व्हेन और जब उल्टा, अगर मान लो कि ये ऊपर डेंसर होता और नीचे रेयरर होता तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, यानी दूसरी तरफ। वो भी मैं बना के दिखाता हूँ, पहले लिख लेते हैं जरा। और एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जैसे कि अगर मान लो, एक मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। देखो अगर मान लो इस बार ऊपर वाला डेंसर मीडियम रखते हैं, ये ऊपर वाला जो डेंसर मीडियम है और नीचे रेयरर मीडियम। ऐसा सपोज कर लो कि मान लो ऊपर मैंने वाटर कर दिया, लेट से लिख ही देता हूँ मैं, ऊपर वाटर कर दिया और नीचे क्या कर दिया मैंने, एयर। तो यहाँ से जो रे आएगी ऐसे करके, तो ये नॉर्मल की तरफ ना होकर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी।
देखो यहाँ पर ये जो एंगल आई और एंगल आर में पूछूं तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एंगल आई जो है वो क्लियरली एंगल आर से बड़ा है, और जबकि यहाँ पर ये एंगल आई है और एंगल आर है तो यहाँ पर एंगल आर बड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एंगल आई है वो छोटा है एंगल आर से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब कोई भी रे है वो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी तो इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखो एक और भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा रिफ्रैक्शन मतलब ये लाइट जो है अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज कर देती है, मतलब ये अपने ऐसे जा रही थी तो ऐसे या ऐसे क्यों हो गई, यानी कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ठीक है ना, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी तुम चाहो तो लिख सकते हो कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या भाई, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि जो लाइट होती है ना, लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग होती है। लाइट की जो स्पीड है वो एयर में अलग होती है, ठीक है, वाटर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, तो हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो इसमें मान लो अलग तरीके से स्पीड है, अभी एकदम से नई मीडियम आ गया तो इसमें अलग स्पीड है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टर्न कर लेती है। जैसे कि मान लो कि अगर तुम किसी रोड पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो और रोड बिल्कुल स्मूथ है, अब रोड से तुम्हें किसमें रेत पे जाना है, रोड से के बाद एकदम से रेत आ गया, तो जैसे तुम्हारी स्पीड चेंज होगी ना तो तुम्हारी गाड़ी भी हल्की सी डायरेक्शन उसकी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है चेंज। अगर तुम मान लो बिल्कुल कॉर्नर पे ही हो, एक पहिया तुम्हारा उस पर चला गया रेत पे और एक पहिया भी उसी रोड पे ही है जो मेन रोड है स्मूथ वाली, तो उस केस में हल्की सी तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ही, और एक बार जब तुम पूरा रेत पे चढ़ गए तो फिर रेत पे भी उसी डायरेक्शन में चलोगे, यानी कि एक बार जब तुम पूरा घुस गए इसके अंदर, यानी कि इस मीडियम में चले गए, तो इस मीडियम में एक स्ट्रेट पाथ लाइट फॉलो कर रही है। तो व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछे तो इसका आंसर क्या है कि लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, बिकॉज व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज लाइट हैज different speeds in different मीडियम, यानी कि लाइट की जो अलग अलग मीडियम में होती है उसमें अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते थे ना, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है ना, कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार ही रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो तुम्हें रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ याद है, दूसरा लॉ मैंने लिखवाया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो जो उसका दूसरा लॉ होता है उसको इसका पहला लॉ कह सकते हो, और पहला लॉ ही होता है ना, क्या हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड की जगह बस रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज कर लेना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और दूसरा लॉ देखो इसका काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉ क्या है, देखो मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला मैंने, देखो जैसे मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रैक्शन बना देता हूँ। रिफ्रैक्शन कैसे होता है अभी हमने देखा था, अगर मान लो ऐसे है और ये रे ऐसे चली गई तो ये मैंने मान लो एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन लेना है, इसका साइन मतलब साइन आई, और इसका रेशियो लेना है किसके साथ, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन आर, और इनको जब हम डिवाइड कर देते हैं
ठीक है ना, साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है ना, ये नंबर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर देगा, चाहे एंगल कुछ भी हो, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये भी काफ़ी स्पेशल कांस्टेंट है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल देखो दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा एक फिक्स्ड ही नंबर आएगा, फिक्स्ड ही नंबर आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो ये एंगल ना 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल मान लो 25 डिग्री है। तो अगर मान लो तुम निकालो साइन 30 अपॉन में साइन 25, तो कुछ भी वैल्यू आ रही है, लेट से वैल्यू आ रही है x, कुछ वैल्यू आ गई। अब मान लो ये एंगल कुछ चेंज हो गया, मान लो ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर ये एंगल मान लो 32 डिग्री हो गया और ये एंगल मान लो कुछ 27 डिग्री हो गया। तो अगर अब तुम ये 32 डिग्री हो गया, 27 डिग्री होगा, अब तुम अगर निकालो साइन 32 अपॉन में साइन 27, तो भी x ही आएगा, यानी कि जो पहले यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर भी वही आएगा। यानी कि कुछ भी एंगल चेंज कर लो तो जो भी रेशियो आएगा ना, रेशियो हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। इस सेकंड लॉ को ना एक अलग से नाम भी है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो पेपर में अगर ऐसे आ गया ना, व्हाट इज स्नेल्स लॉ या डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो सिर्फ हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये सेकंड पॉइंट लिखना है, विच इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे साइन आई अपॉन में साइन आर इसको में कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसका भी अलग से नाम है, जिसको हम इसी चैप्टर में भी, इसके नेक्स्ट टॉपिक में वही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं।